अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज एसिड रेन। एसिड डेपोजिशन एक ब्रॉड टर्म है। इसमें ड्राई डेपोजिशन भी आ जाएगी और वेट डेपोजिशन जिसे हम एसिड रेन कहेंगे वो भी इसी में इंक्लूड है। फॉलिंग ऑफ एसिड और एसिड फॉर्मिंग सब्सटेंस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज एसिड डेपोजिशन। प्रिंसिपली सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या एसिड्स और सॉल्ट्स जब एटमॉस्फेयर से अर्थ की सरफेस पे आते हैं दैट इज कॉल्ड एसिड डेपोजिशन। वेट डेपोजिशन में रेन हो सकती है, स्नो, स्लीट मीन रेन जिसमें कुछ स्नो हो, फॉग या क्लाउड की फॉर्म में हो सकती है। ड्राई डेपोजिशन गैसेस का या एसिड्स का या पर्टिकुलर मैटर का डायरेक्टली डिपॉजिट होना दैट इज कॉल्ड एज ड्राई डेपोजिशन। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है कि जो चीज़ हम एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा कि जो चीज़ हम एटमॉस्फेयर में भेजेंगे एटमॉस्फेयर वापस उसे भेजेगा। ये दिखाया गया है कि डिफरेंट गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और वहाँ से जो है वापस इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन जो है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपॉजिट होती हैं। होता यह है कि जब गैसेस जो हैं सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहते हैं और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ मिलके ये एसिड बनाते हैं। इसलिए किसी भी एरिया में जब बहुत देर के बाद बारिश होती है तो जो पहली बारिश होती है वो एसिडिक रेन होती है। आपने शायरों से सुना होगा कि तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तो याद रखिएगा कि पहली बारिश जो है वो एसिड रेन होती है। अब देखते हैं कि एसिड रेन और नॉर्मल रेन का क्या डिफरेंस है। चूंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक इन नेचर है, तो वो इस रेन के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगा जिसकी वजह से नॉर्मल रेन की पीएच भी 5.6 तक होती है। प्योर वाटर की पीएच 7 होगी जो कि न्यूट्रल होगा, उससे कम पीएच जो है वो एसिडिक होगी। तो नॉर्मल रेन भी स्लाइटली एसिडिक होती है और अगर पीएच जो है 5.6 से भी कम हो जाए तो हम कहते हैं कि ये एसिड रेन है। बैकग्राउंड क्या है? एसिड प्रेसिपिटेशन जो है ये फिनोमेना तकरीबन 100 साल पहले जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया और आजकल जो है डिफरेंट जो हैं सिनेरियो या टॉपिक्स जिन पे रिसर्च हो रही है एसिड रेन के रिलेटेड, वो है एमिशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि ऐसी गैसेस इमिट कर रहे हैं जिनसे एसिड रेन हो सकती है, उनका रेट क्या है, वो एटमॉस्फेयर में कहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है कहाँ पे कम है, और एटमॉस्फेयर में जाके किन किन प्रोसेस से गुजरती हैं, कौन से रिएक्शंस करते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं और उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, उनके रिमूवल की रेट क्या है और कि इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये आजकल के करंट सिनेरियो में जो है रिसर्च जो है एटमॉस्फेयर पे जो हो रही है या हम एनवायरनमेंट में कहते हैं, तो ये वो टॉपिक्स। करंट स्टैंडर्ड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड लिमिट्स क्या हैं? यूएस स्टैंडर्ड है एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन का कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कहाँ तक होनी चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड 1.2 माइक्रोमोल पर मीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर का, उसमें इतने माइक्रोमोल 1.2 माइक्रोमोल सल्फर डाइऑक्साइड होगी तो एक्सेप्टेबल है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2.1 माइक्रोमोल तक एक्सेप्टेबल है। और जब डिपॉजिट होते हैं मीन जब एटमॉस्फेयर से अर्थ की सरफेस पे आते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड 20 to 40 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर, अर्थ का स्क्वायर
मीटर स्क्वायर में एरिया जो है पर ईयर, उस पे 20 से 40 माइक्रोमोल सल्फर डाइऑक्साइड आए तो ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 40 से 80 माइक्रोमोल, ये 1 साल का है। व्हाट आर काजेज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज का ही बाई प्रोडक्ट है, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा ही होती है, जब वो वाटर के साथ मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है, इसलिए जो नॉर्मल रेन होती है वो स्लाइटली एसिडिक है, जो अभी हमने पढ़ा है पहले। लेकिन ये कार्बोनिक एसिड इतना ज़्यादा कोई हार्मफुल नहीं होता। इसके अलावा नॉक्स और सॉक्स जो हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर सेटल डाउन होती हैं, जो कि हम इसे ड्राई डेपोजिशन कहते हैं। और रीजंस क्या है बेस इनकी? रीजन ये है कि फॉसल फ्यूल की बर्निंग है, अनचेक्ड बर्निंग है इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, घरों में। वेस्ट एमिशन का अनएथिकल जो है तरीके से जो हम एमिट करते हैं, डिस्पोजल टेक्निक्स जो हैं वो अनएथिकल हैं, कोई प्रॉपर नहीं है। इसके जो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हैं, ये बेसिक सोर्स हैं एसिड रेन का। ये ऑक्सीडाइज होते हैं एयर में, और वाटर के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बनता है। ये मेजर कंपोनेंट हैं एसिड रेन के, जो कि ज़्यादा हार्मफुल हैं। ये एक फ्लोशीट दिखाई गई है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मीन ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके अलावा मर्क्यूरी वगैरह हैं। लेकिन जो गैसेज हैं वो इमिट होंगी उस, तो ये गैसेस पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में जाएंगी। कुछ पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होंगे एनवायरनमेंट में, ये गैसेस उनके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वो ड्राई डेपोजिशन होगी, या फिर बारिश के साथ, या क्लाउड्स के साथ, या स्नो की फॉर्म में, या बारिश की फॉर्म में ये वेट डेपोजिशन होगी, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। उनके रिसेप्टर्स क्या होंगे? प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, ह्यूमंस, ये सारे इनके रिसेप्टर्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ड्राई डेपोजिशन की। पर्टिकुलेट मैटर या एरोसोल्स जो हैं, प्लांट्स उन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट्स की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके अलावा अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड जो हैं वो अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। इस तरह से एसिड जो है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इन द फॉर्म ऑफ इट्स सॉल्ट डिपॉजिट हो रहा है, और अमोनियम सल्फेट के इर्द गिर्द वाटर जो है वो कंडेंस हो जाता है, और जो क्लाउड्स बनते हैं, और ये जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये भी सरफेस के ऊपर डायरेक्टली जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड अगर सोल्यूशन ना बनाए तो भी वो डायरेक्टली जो है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। SO2 की केमिस्ट्री क्या है? सल्फर कंटेनिंग फ्यूल जहाँ पे भी बर्न करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड इटसेल्फ ड्राई डिपॉजिट भी हो सकती है, या ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, इन जो कि ये गैसियस फेज रिएक्शंस हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में एसिड रेन में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ये फ्लो शीट दिखाई गई है। सल्फर डाइऑक्साइड या तो डायरेक्टली जो है डिपॉजिट हो सकती है, या ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड जिससे बनेगा, और एसिड रेन की फॉर्म में अर्थ की सरफेस पे आएगी। NO2 केमिस्ट्री क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग फ्यूल, जहां पर भी नाइट्रोजन बर्न होगी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ जो है वो डिपॉजिट नहीं होता, बल्कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिपॉजिट हो सकती है, या फिर वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नाइट्रिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर आएगा। दिखाया गया है ये वाला। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली नहीं डिपॉजिट हो रही,
बल्कि ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में या नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में ड्राई डिपॉजिट हो रही है, या HNO3 की फॉर्म में वेट डिपॉजिट हो रही है। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन क्या हैं। अर्थ की सरफेस के ऊपर लिविंग और नॉन लिविंग सारे ही ऑब्जेक्ट जो है वो एसिड रेन से इफेक्ट होते हैं। तो उनमें से एक मेजर कंपोनेंट जो है इफेक्ट होने वालों का है वो है ट्रीज। हाई एल्टीट्यूड पे जो ट्रीज हैं वो तो बहुत ज़्यादा एसिड रेन से इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द क्लाउड्स और फॉग हमेशा रहती है। तो वो ऐसे उनके लिए है जैसे कि वो हमेशा एसिड रेन के अंदर ही डिप किए हुए हैं या बाथ लिए हुए हैं। ये एसिड रेन उनकी वैक्सी प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है लीव्स के ऊपर उनको रिमूव कर देती है। इनकी वजह से लीव्स जो हैं वो हेल्दी नहीं रहते, वीक हो जाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको इंसेक्ट्स का इजीली उन पे अटैक हो जाता है, और इनमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं या लीच आउट हो जाते हैं। वाटर बॉडीज पे क्या इफेक्ट होगा? लेक्स और स्ट्रीम्स में अगरचे को है 10% के करीब जो पानी आता है वो रेन से आता है, लेकिन फिर भी एसिड रेन की वजह से स्ट्रीम्स और लेक्स की पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है। कुदरत ने एक नॉर्मल जो है नेचुरली फिनोमेना रखा है, दैट इज कॉल्ड एज बफरिंग कैपेसिटी, कि सॉइल जो है वो उसके भी एबिलिटी होती है कि एज अ बफर काम करती है, इस एसिड रेन को न्यूट्रलाइज करने की ट्राई करती है, और उसके जो वहाँ पे वाटर होगा वो भी जो है नेचुरल टेंडेंसी उसकी है कि वो बफर करता है एसिड रेन को। लेकिन अगर वो सफिशिएंटली बफर कैपेसिटी ना हो तो जो है एसिड रेन की वजह से पीएच जो स्ट्रीम और लेक्स की चेंज होगी, उसकी वजह से उसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, फिश हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। और एसिड रेन की प्रेजेंस में सॉइल से एल्यूमिनियम रिलीज होती है जो कि एक हार्मफुल सब्सटेंस है। जो केमिकल इफेक्ट्स क्या होंगे एसिड रेन के, यहाँ पे हमने बता दिया कि एसिड बफरिंग कैपेसिटी क्या है। अल्कलाइन और थिकर सॉइल होगी तो डेफिनेट बात है उसकी एसिड को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी, बफर कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर बफर कैपेसिटी कम होगी, थिनर सॉइल होगी, अल्कलाइन नहीं होगी, तो एसिड रेन से जो H पॉजिटिव आएगा वो नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा, और पॉजिटिव स्पीशीज को, जिनमें से सोडियम हो सकता है, अमोनियम या कैल्शियम आयन हो सकते हैं, उनको रिप्लेस कर देगा। इस तरह ये सोडियम, अमोनियम और कैल्शियम आयंस जो हैं वो लीच आउट हो जाएंगे, वहां से वॉश आउट हो जाएंगे। उसके अलावा जिस तरह अभी हमने बात की कि एल्यूमिनियम या दूसरे टॉक्सिन जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि अर्थ की सरफेस के लिए जो है, या प्लांट्स के लिए, या वहाँ पे जो भी एनिमल्स होंगे उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स हैं जो अर्थ की फर्टिलिटी में हेल्प आउट करते हैं, वो भी जो है लो पीएच जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स जो इन माइक्रोब्स में होंगे या ये प्रोड्यूस करेंगे वो भी डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि इंजाइम्स जो हैं एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। एक्वाटिक लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स जो होते हैं, लीची, स्नेल्स, और ये तो फौरन ही मर जाएंगे एसिडिक वाटर में, ये जब एसिडिटी ज़्यादा होगी। इसके अलावा फिश जो है उनकी पॉपुलेशन भी इफेक्ट हो सकती है, उनकी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, उनकी एग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा एम्ब्रियो जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। अडल्ट फिश में फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो है एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होती है जो टॉक्सिन है, जो कि फिश के गिल्स पे जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगी, उस पर डिपॉजिट हो जाएगी। उसकी वजह से उसे रेस्पिरेटरी स्ट्रेस है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी।
एम्फीबियंस जो हैं कि अपने अंडे देते हैं, तो जब रेनफॉल होगी, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, तो वो हैबिटेट, वो एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होगा और उनके जो एम्ब्रियोज हैं वो भी किल हो जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट है? आल्दो के डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इतना ज़्यादा वो सवियर किस्म की रेन नहीं होती, और ह्यूमन जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं रेन से, तो वो डायरेक्ट जो है उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितना कि प्लांट्स का होता है या कोई बिल्डिंग्स का होगा। ह्यूमंस में ये सांस की प्रॉब्लम्स, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो है, ये जो है इफेक्ट हो सकता है। कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। मेटल्स जो हैं वो एसिड रेन से एक्सपोज होंगी तो क्रोजन हो जाएगी, जंग लग जाएगा उनको, क्योंकि बहुत सी मेटल जो हैं वो एसिड में डिज़ोल्व होती हैं। जिस तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एसिड की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम आयंस बनेगा और डिज़ोल्व होंगे। ये एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जो कि कहीं पे डिपॉजिट हो सकता है। जिलेटिनस पीपीटी होते हैं ये। एसिड रेन जो है क्रोजन रेट को इन्हांस कर सकती है अगर पहले से हो रहा हो, जिस तरह आयरन है, कॉपर, स्टील, ब्रॉन्ज को। एसिड रेन बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स के होते हैं, एसिड रेन उसे रिएक्ट कर सकती है। स्टेचूज को इफेक्ट करती है जो कि लाइमस्टोन और मार्बल से बने होते हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट बनाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल ताजमहल की है, जो कि इंडिया के शहर आगरा में है। ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, लेकिन आगरा शहर के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब रिलीज करते हैं, तो उसकी वजह से एसिड रेन जो है वो इस कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मार्बल का में जो मेन कंपोनेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके बने हुए इस वंडर ऑफ द वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसकी वजह से इसका जो वाइट कलर था वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो रहा है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है, कॉपर से बना हुआ है, लेकिन एसिड रेन की वजह से ऑक्सीडेशन होती है और 30 सालों में इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। एसिड रेन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे हम, एनर्जी कंजर्व करेंगे, घरों की लाइट्स ऑन ना रहें, टैप्स जो हैं वो ऑन ना रहें, ताकि जो है कम से कम फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो। उसके अलावा जो है अल्टरनेट फ्यूल यूज़ किया जाए, हाइड्रोथर्मल जो है वाटर की एनर्जी यूज़ की जाए, उसके अलावा विंड एनर्जी यूज़ की जाए, सोलर एनर्जी यूज़ की जाए, क्लीनर फ्यूल्स यूज़ किए जाएं, ऐसे फ्यूल्स यूज़ किए जाएं जो कि बाई प्रोडक्ट्स कम से कम है, फॉसल फ्यूल कम यूज़ किए जाएं, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन कम यूज़ की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जानी चाहिए, पॉलिसीज़ फार्मूलेट करनी चाहिए, और इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स की एमिशन पे चेक रखना। टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या हैं कि इंडस्ट्रीज जो हैं, पावर स्टेशन जो हैं, वो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, एफजीडी कहते हैं उसे, जो सल्फर कंटेनिंग गैसेस को रिमूव करती है। ये तकरीबन 95% या उससे भी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेती है। इनमें वेट स्क्रबर्स होते हैं। वेट स्क्रबर्स क्या हैं कि एक लंबे टावर होते हैं जिनमें लाइम स्टोन की या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की स्लरी होती है, और जब गैसेस उनके साथ इन कांटेक्ट आती हैं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। ये तो ये कैल्शियम सल्फेट सम टाइम जो है जिप्सम के तौर पे ये सेल भी किया जा सकता है, क्योंकि इसकी प्योरिटी हाई होती है, या ये लैंडफिल साइट्स में भी जो है ये फिल कर दिया जाता है। इसके अलावा
फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन है, जहाँ पे भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड या जो है हमारी गैसेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर लगा के गाड़ियों मोटर व्हीकल्स में भी जो है इन ऑक्साइड्स की एमिशन जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। और दैट्स ऑल अबाउट एसिड रेन और एसिड डेपोजिशन। थैंक यू।